सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम रेनेगेड इमॉर्टल की सबसे पीक मोमेंट को भी विटनेस करने वाले हैं। और जैसा देखकर ना तुम्हें फुल गूज बम्स आने वाले हैं। काफी सारे मिस्ट्रीज से पर्दा उठने वाला है, जिसका मैं पूरा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देकर तुम्हारे मूड को खराब नहीं करना चाहती। साथ ही आउटर रियलम के सिस्टम के बारे में काफी कुछ पता चलने वाला है। काफी सारी मिस्ट्रीज यहाँ पे रिवील होंगी और वांग लिन और क्यान का ये जो रिलेशनशिप है ये किस मोड़ पे लेता है ये भी आज हम जानने वाले हैं। पर उससे पहले तुम में से जो लोग कह रहे थे कि वांग लिन ऑलरेडी थर्ड स्टेप पे पहुंच चुका है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। वांग लिन के पास अभी थर्ड स्टेप पे पहुंचने के लिए वो जो एसेंस होता है, जो कि इस वक्त वांग लिन के पास है तो लेकिन कंप्लीट कंट्रोल नहीं है, ना ही इसे इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। हालांकि वांग लिन के पास टोटल 3 एसेंस है, वो भी ट्रू एसेंस और 2 अभी हाफ एसेंस है। बस इतना कहूंगी कि वीडियो में बने रहो, सब कुछ समझ आने वाला है। तो होमीज, हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वही से होती है जहाँ पे लास्ट पार्ट एंड हुआ था। और हमने देखा था कि अपना वांग लिन पहुंच जाता है क्यान को बचाने के लिए, जहाँ पर उसका सामना जो एंशिएंट इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन है, उसकी जो लॉयल सर्वेंट है, उससे हो जाता है, जो कि इस पूरे के पूरे पर्पल रियलम को अपने कंट्रोल में रखती है। और ये असल में एक ऐसी फियर्स बीस्ट है जो कि ह्यूमन का शेप भी ले सकती है, जिसके चलते वांग लिन को सारी कहानी समझ आ जाती है। लेकिन उतना ज्यादा ही वो आउटर रियलम के बारे में कंफ्यूज होने लगता है कि आखिर ये जगह क्या चीज है। जाना तो पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो हेवन डिफाइंग बीट से रिलेटेड जो मिस्ट्रीज है उनका जवाब भी मुझे वही मिलेगा। लेकिन वहाँ पे ताउशन भी है। फिलहाल के लिए वांग लिन इसी लेडी की बातें सुनने जा रहा था और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपने बीस्ट फॉर्म में थी, जिसके यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी 9 टेंटिकल्स थे, जो कि उसके असल में 9 टेल्स के जितनी दिख रही थी। यहाँ पे वांग लिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि क्यान मई के पास वक्त बिल्कुल भी नहीं और यहाँ पे ये लेडी बस इसका वक्त जाया करी। तो वो गुस्से के साथ ही अपने स्वॉर्ड से एक कमाल की स्ट्राइक करता है, जिसे देखते साथ ही ये लेडी इसमें भी लॉ की पावर को फील कर पाती है, साथ ही एंशिएंट गॉड की ऑरा। तो वो यहाँ पर अपने आसपास एक शील्ड बनाने लगती है अपनी उन्हीं चेन्स के जरिए से, जो कि टेल जैसे दिख रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग लिन तो हर एक चीज को काटते हुए आगे बढ़ रहा था। तो अब यहाँ पर इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वो उल्टे पैर दौड़ती है। इस दौरान वो अपने इस मॉन्स्टरस बॉडी के कुछ पार्ट्स को एक्सप्लोड करा दी थी, जिनमें से उसका जो पॉइजनस टेल था वही बचता है। लेकिन यहाँ पे वांग लिन जो स्ट्राइक मारता है ना, लिटरली उसके चलते वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी। और अब यहाँ पर वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि इसके कपड़े वपड़े भी बुरी तरीके से बिगड़ चुके थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन सनबर्न नाइट का यूज करने ही वाला था कि तभी ये लड़की जो है वो इमीडिएटली उससे कहने लगती है कि अगर तुमने मुझे यहाँ पे कुछ भी किया तो इसकी कीमत तुम्हारा पूरा का पूरा क्लैन चुकाएगा, क्योंकि कॉन्क्यूबाइन कभी भी तुम्हें माफ नहीं करने वाली। मेरी मास्टर मून इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जरा अपने बारे में ना सही पर अपने क्लैन के बारे में सोचो। यहाँ पे वांग लिन इसकी बकवास नहीं सुनता, सीधा अपने एंशिएंट गॉड बॉडी के फॉर्म में आते साथ ही घुमा के एक जोरदार फिस्ट अटैक सीधा इसकी तरफ कर देता है। अब यहाँ पे इस अटैक का इम्पैक्ट इतना तगड़ा वाला था कि पड़ते साथ ही ये वापस अपने बीस्ट फॉर्म में आ चुकी थी और लिटरली इसके हाथ पैर काफी सारी चीजें जो ऐसे टूट जाते हैं। मतलब जो ये अपने स्कॉर्पियन वाले फॉर्म में आती है तो इसके काफी सारे बॉडी पार्ट्स ऐसे दूर बिखर जाते हैं टूट के। और यहाँ पे जो मस्कीटो बीस्ट है ये इसकी बॉडी पे धावा बोलते हैं। पलक झपकते इसकी बॉडी को ये लोग सफा चट कर जाते हैं। और तभी वांग लिन जो इसका जो कोर था उसे भी अपने पास सक्शन फोर्स से खींचता है और जैसे वो इसे चेक करता है तो इसे इसमें काफी मिस्टीरियस सी ऑरा आ रही थी। इस दौरान वो इसकी प्रीवियस लाइफ के सारे इंसिडेंट्स को भी इसमें देख पाता है और यहाँ वांग लिन को पता चलता है कि असल में इसे उसी कॉन्क्यूबाइन ने अपना एक बीस्ट गार्ड बनाया हुआ था और इसके जैसे बाकी के यहाँ पे गार्ड्स भी हैं। और वो जो लेडी है वो इस वक्त इसे गार्ड पे रखकर खुद को हील कर रही है और वो हो ना हो इसी जगह की गहराइयों में कहीं पे किसी केव के अंदर मौजूद होगी। वांग लिन को ख्याल आता है कि इस जगह पर केव कैसे हो सकता है, पर अचानक से ये सारी जो मेमोरीज थी ये फेड सी होने लगती है। अब फिलहाल के लिए वांग लिन समझ चुका है कि डिवाइन रेवोल्यूशन इसका बहुत ही जल्द आने वाला है, तो बेहतर यही होगा कि यहाँ से निकला जाए। वहाँ से वांग लिन सीधा निकलने की कोशिश करता है, पर तभी एक मिस्टीरियस सी वॉइस उसके कानों में आती है, जो कि इससे कहने लगता है कि तुम बिना जवाब दिए ऐसे कैसे जा सकते हो। मैंने इतने पावरफुल गार्ड को तुमने मार दिया जो कि इतने वक्त से मुझे गार्ड करती हुई आ रही है। यहाँ पे हम वांग लिन को देखते हैं, जैसे ही वो अपने स्वॉर्ड को थामता है तो अचानक से उससे एक टेरिफाइंग सी प्रेशर भी फील होती है। और तभी हम देखते हैं कि सामने उसी कॉन्क्यूबाइन का इल्यूजनरी फिगर वांग लिन के सामने मौजूद होता है, जो कि अपनी डिवाइन ऑरा को भी रिलीज करता है। और तभी यहाँ पे वो वांग लिन को आते साथ ही बता देती है कि हालांकि तुमने मेरे एक गार्ड को मारा है, मुझे इसका जवाब तो तुमसे चाहिए, लेकिन फिलहाल के लिए मैं तुम्हारी दुश्मन बनने के लिए यहाँ पे नहीं आई हूँ। इसी दौरान यहाँ पे जैसे ही वांग लिन के स्वॉर्ड के ऊपर उसकी नजर जाती है तो उसे कुछ याद आता है और तभी वो स्माइल करते हुए कहने लगती है कि ऐसे ही एक रॉयल ब्लड लाइन का ट्रेजर भी मैंने यूज किया था उसे मारने के लिए। ये कहते साथ ही उसकी आंखें और ज्यादा डार्क हो जाती हैं और फिर वो वांग लिन से कहने लगती है कि वैसे तो मैं तुम्हें मार देती, लेकिन जब तुमने अपने पास से इस स्वॉर्ड को निकाला जिसके अंदर की एक रॉयल एंशिएंट ब्लड की ऑरा है और तुम भी एक रॉयल ब्लड लाइन से बिलोंग करते हो, मैंने तुम्हें मारने का ख्याल दूर कर दिया है और अब मैं बस
इतना चाहती हूँ कि तुम मेरी एक छोटे से काम में मदद करो। वांग लिन यहाँ पे उससे पूछने लगता है कि पर मुझे इसके बदले क्या मिलेगा, जिस पे वो कहने लगती है कि जिस लड़की को तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो, मैं बस इसकी जान बचाने का एक तरीका तुम्हें प्रोवाइड करा सकती हूँ। वांग लिन यहाँ पे थोड़ा सोचता है और तभी वो खुद से पूछने लगता है कि और बदले में मुझे क्या करना होगा, जिस पर वो स्माइल करती है, जिस पर वो उसकी तरफ देखकर और फिर उसके स्वॉर्ड की तरफ देखकर कहने लगती है कि तुम एक रॉयल एंशिएंट गॉड हो। अगर मैं ये बताऊं कि तुम्हें रॉयल एंशिएंट गॉड की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो वांग लिन की आंखें यहाँ पे चमकने लगती है और तभी पर वो उसे बताने लगती है कि हाँ बिल्कुल सही समझे। जिसके बाद वो बताने लगती है कि रॉयल ब्लड लाइन के जो एंशिएंट गॉड्स हैं उनका एक एंशिएंट अल्टर यहाँ मौजूद है। वांग लिन की आंखें और ज्यादा चमकने लगती है कि तभी वो लेडी कहने लगती है कि सीरियसली इंजर्ड हूँ, मुझे रिकवरी में तुम्हारी मदद चाहिए और जिसके बाद मैं तुम्हें उस अपॉर्चुनिटी तक भी ले जाऊंगी। यहाँ पे हम वांग लिन को देखते हैं जो कि थोड़ा सोच में पड़ जाता है। अब वांग लिन से वो कहने लगती है कि तुम भी जानते हो कि तुम्हारे अंदर कितना ज्यादा पोटेंशियल है और मैं तुम्हारी स्ट्रॉन्ग बनने में मदद करा सकती हूँ और एक वक्त आएगा जब हो सकता है कि तुम्हारा सामना जो एंशिएंट सेलेस्टियल एम्परर है उससे हो जाए और तब आज की कंडीशन में तो तुम कभी भी उसे नहीं हरा सकते, लेकिन तुम्हारे अंदर जो रॉयल एंशिएंट गॉड की ऑरा है और जो तुम्हारे अंदर वो जो ट्रू एसेंस है, मैं उनके जरिए से तुम्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने में मदद करा सकती हूँ। और जरा संभल के, जिस स्वॉर्ड को तुमने थाम के रखा है, इस स्वॉर्ड ने एक बार उसी एम्परर को बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया है, जिसके चलते अगर उसने इस स्वॉर्ड को तुम्हारे पास देखा ना तो वह तुम पे भी हमला जरूर करेगा। अब चॉइस तुम्हारी है, मैं बस इतना बता रही हूँ कि मुझे तुमसे बस दोस्ती करनी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो कॉन्क्यूबाइन का इल्यूजनरी फिगर था, ये वांग लिन को कुछ चीजें देता है और इसी के साथ वांग लिन को वो एक स्लिप भी देती है और कहने लगती है कि ये तुम्हारे काम आएगा। अब वांग लिन इस चीज को देखता है और वो डिसाइड करता है कि यहाँ से मुझे जल्द से जल्द निकलना ही होगा। इस दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम 3 हफ्ते बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि अब जो लोग वांग लिन को फॉलो करते हुए उस क्रैक के अंदर गए थे, अचानक से उनमें से एक बंदा बाहर आता है और वो आते साथ ही यहाँ मौजूद लोगों को अंदर का नजारा जब एक्सप्लेन करता है तो सभी की रूह कांप उठती है और वो बताने लगता है कि अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों की तादाद में रैंक 12 के जो बीस्ट थे उनकी जो डेड बॉडीज है वो पड़ी हुई है। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अब आगे जा पाऊँ, मुझे इतना ज्यादा खतरा फील हो रहा था। सभी लोग यहाँ पे बुरी तरीके से सहम उठते हैं कि यार आखिर उस लड़के ने अंदर जाकर किया क्या होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डेमोनिक सेक्टर का ग्रैंड एल्डर भी यहाँ पे आ चुका था क्योंकि उसे भी क्या की फिक्र हो रही थी। पर तभी हम देखते हैं कि अब तक का सबसे खतरनाक जो डिवाइन रेट्रिब्यूशन है वो ऑन द स्पॉट यहाँ पे फुल पावर के साथ एक्टिवेट हो जाता है। इस दौरान वांग लिन भी उस क्रैक से बाहर आता है। सभी लोग ये नजारा देखकर दंग रह जाते हैं, कुछ तो इसको महसूस करते साथ ही से कोसों दूर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वांग लिन की तरफ लाइटनिंग तेजी से चार्ज करती है, लेकिन तब तक वांग लिन की भी सटक चुकी थी। वो कहने लगता है कि आज मुझे कोई नहीं रोक पाएगा और घुमा के वो सीधा फिस्ट अटैक इस लाइटनिंग की ओर कर देता है, जैसे कि मानो वांग लिन आज इसके ऊपर डोमिनेट कर रहा हो। या फिर हम देखते हैं कि पलक झपकते ही वांग लिन इस टेरिफाइंग से लाइटनिंग को भी डिस्ट्रॉय कर चुका था और अब वांग लिन जानता है कि क्यान में जो डेमोनिक सेक्टर है उनके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे वांग लिन कहने लगता है कि मैं इसे बचाना चाहता हूँ, तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी ताकि मैं इस डिवाइन डिस्ट्रीब्यूशन को फेस कर पाऊँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन ने भी जिस लाइटनिंग को डिफीट किया था ना, इसका इम्पैक्ट चारों ओर गूंज उठता है। यहाँ पर सभी की आंखें जो कि क्लोज और कल्टीवेशन में सभी की आंखें खुल जाती हैं। फिर चाहे हम यहाँ पर जो बिग मई है उसे देखें या फिर जो हेवन ब्रेकिंग सेक्ट है, इनके जो ओल्ड एंसेस्टर है या फिर जो मास्टर दाविस्ट वाटर हो, सभी का ध्यान यहाँ इस वक्त वांग लिन ग्रैब करता है। अब वांग लिन वापस से उन्हें बादलों के बीच देखता है तो यहाँ पर उसे सेम चीज नजर आती है, जहाँ पर वो काफी सारे जो एंशिएंट डीमंस हैं उन्हें देखता है और इनके बीच में वही एंशिएंट गॉड मौजूद था। और तभी वांग लिन की तरफ उड़ते हुए एक स्वॉर्ड जैसे तेजी से इसकी तरफ बढ़ता है। अब वांग लिन यहाँ पर अपने रॉयल ब्लड की कुछ बूंदें अपने पास से निकालता है और निकालते साथ ही हम देखते हैं कि जैसे ही उसका जो स्वॉर्ड है इसके कांटेक्ट में आता है वो इमीडिएटली रेड कलर की ऑरा से ग्लो करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी अपने स्वॉर्ड को ऐसे हवा में छोड़ देता है, जैसे कि मानो अब दो स्वॉर्ड्स अपने कॉन्शियसनेस के दम पर आपस में फाइट करने लगती हैं धीरे धीरे करके। ये जो एंशिएंट गॉड का यहाँ पे फिगर था जो कि देखने में ऐसा लग रहा था कि जिंदा है, लेकिन जो कि स्टोन फॉर्म में था, अचानक से इसके आसपास की सारी स्वॉर्ड्स भी यहाँ पे चार्ज करती हैं और सभी का कलर मानो बहुत ज्यादा डिफरेंट था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन भी ये सारा नजारा देख रहा था, लेकिन यहाँ पे वांग लिन का ये जो स्वॉर्ड है ना, उसके ब्लड को पाते साथ ही और ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा रिलीज करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अकेले ही सब पे डोमिनेट कर रहा था, पर तभी यहाँ पर एक और जो कि दिखने में ऐसा लग रहा था कि सिल्वर स्वॉर्ड है, लेकिन इसके आसपास की जो ऑरा थी वो गोल्डन कलर की थी। भाई साहब, जैसे वो यहाँ पे आता है ना तो बाकी के 3 स्वॉर्ड जैसे उसे फॉलो करना शुरू कर देती है। अब ये लोग पूरी तरीके से इन वांग लिन के इस ब्लडी स्वॉर्ड के आगे ऐसे चक्कर काटने लगते हैं, जिसके चलते एक पोर्टल टाइप का ओपन होता है और तब वांग लिन देख पाता है कि इस पोर्टल के उस पार एक अलग ही स्टार सिस्टम जैसे मौजूद हो। तभी वांग लिन समझ आता है कि नहीं, ये कोई स्टार सिस्टम नहीं है, ये कोई अलग ही हिस्सा है जो कि हमारे इस वर्ल्ड से तो बिलोंग नहीं करता। लेकिन तभी यहाँ पर वांग लिन को कुछ
कुछ वर्ड सुनाई देते हैं। धीरे धीरे करके ये जो वर्ड्स है इनका दायरा फैलता है और सभी को यहाँ ये चीज सुनाई देने लगती है। इस दौरान हम देखते हैं कि गॉड सेक्ट से लेकर जो यहाँ पे हेवन ब्रेकिंग सेक्ट है और जो घोस्ट सेक्ट है, इन सब तक भी ये आवाज जैसे इनके कानों तक पहुंच जाती है और जहाँ पर ये आवाज कहती है कि जो भी मेरा डिसाइपल बनेगा उसे इटर्नल दाव की प्राप्ति होगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग जैसे इस बात से अट्रैक्ट होने लगते हैं कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ग्रैंड एल्डर था वो कहने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो एक इन्फिनिटी रिट्रीब्यूशन है। और अब ये सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उन्हें हमेशा हमेशा के लिए उस पोर्टल के जरिए से वो डिवोर करना चाहता है। ये परमिता इल्यूशन है तो मैं इससे हर हाल में खुद को बचाना ही होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके सभी लोग आसमानों में फ्लाई करते हुए तेजी से इसी ओर बढ़ने लगते हैं। अब वांगलिन को भी ये अपने इल्यूशन में फंसाकर इसे पोर्टल के अंदर खींचना चाहता था, लेकिन वांगलिन उसकी तो यहाँ सटक जाती है और वो यहाँ पर जैसे ही सुनता है कि ये परमिता है तो भाई वांगलिन वैसे भी इल्यूशंस को पहचानने में माहिर था, तो वो इमीडिएटली यहाँ पे उस पे अटैक कर देता है, यानी कि उस पोर्टल के ऊपर, जिसके चलते यहाँ पे उसके इम्पैक्ट की वजह से पूरा का पूरा पोर्टल यहाँ पर क्लाउड के साथ डिसअपियर होने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डिवाइन रिट्रीब्यूशन है ये जैसे अपने अब पूरी की पूरी ताकत को वांगलिन की तरफ उड़ेलने लगता है। अब वांगलिन इसे देखकर स्माइल करता है क्योंकि इसके जरिए से ही वांगलिन के प्लान में एक आइडिया आता है कि वो इसके जरिए से आउटर रियलम का वो जो बैरियर है उसे तोड़ के सीधा उसके अंदर जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि वांगलिन एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर ऑलरेडी एक स्पेशल क्रैक मौजूद है, साथ ही ये जगह आउटर रियलम के सबसे ज्यादा करीब है क्योंकि यही से वो फियर्स बीस्ट अंदर आया करते हैं। अब तभी हम देखते हैं कि वांगलिन हवा में सीधा अपने एक स्वॉर्ड को चला के मारता है, जिसके इम्पैक्ट से सेम एक और क्रैक यहाँ छोटा सा जो था लेकिन वो बन जाता है। अब वांगलिन तेजी से यहाँ इसके अंदर चार्ज करता है और साथ ही वो यहाँ पे एक जाइंट सा फिस्ट अटैक भी सीधा उन क्लाउड्स की तरफ बनाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से ये जो क्लाउड्स थे डिवाइन रिट्रीब्यूशन वाले, इनके अंदर से दो आंखें वापस से चमकती है जो कि वांगलिन को घूरते हुए उसे फॉलो करने लगती है। इस दौरान हम देखते हैं कि वांगलिन तेजी से वहाँ पहुंच जाता है जहाँ पर कि आउटर रियलम का वो बैरियर लगा था जो कि काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट था, लेकिन कोई भी इसे देखकर बता नहीं पाएगा कि यहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट है। पर तब तक यहाँ पे हम देखते हैं कि डिवाइन रिट्रीब्यूशन वाले वो सारे क्लाउड्स जिनमें से कुछ डार्क पर्पल की थी यहाँ पर वापस से वांगलिन के ऊपर बिजली से हमला करती है, लेकिन इस बार वांगलिन तो सारी की सारी बिजली को इस बैरियर पे ट्रांसफॉर्म करता है, जिसके चलते फॉर्मेशन और इसका जो डिफेंस है ये पूरी तरीके से यहाँ चार्ज करता है, यानी कि जो डिफेंसिव फॉर्मेशन लगाया गया था वो भी काउंटर में अटैक करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से ये सारे जो क्लाउड्स थे जैसे जैसे ये यहाँ पर अटैक करते हैं धीरे धीरे ये छटते भी जाते हैं और तभी यहाँ पे एक माउंटेन शेप का एक बड़ा सा माउंटेन भी हम देखते हैं जो कि चारों तरफ से क्लाउड से कवर था और धीरे धीरे करके जैसे जैसे क्लाउड्स कम होते ये जो माउंटेन है ये और ज्यादा जैसे विजिबल होने लगता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वांगलिन वापस से जो क्लाउड्स के बीच में जो जगह थी ना, यानी कि एक ऐसी जगह जो देखने से लग रहा था कि एंशिएंट गॉड की जगह है, यहाँ पर से अब वो जो एंशिएंट गॉड का जाइंट सा स्टैचू था ना वो यहाँ पे हरकत करना शुरू कर देता है, जो देखते साथ ही वांगलिन समझ आता है कि बहुत तगड़ा वाला अटैक आने वाला है। बट सरप्राइजिंगली ये जो स्टैचू था और ये जो पूरा का पूरा रिट्रीब्यूशन था ना ये अचानक से वांगलिन से अपना फोकस हटा लेता है और उसके पीछे मौजूद इस बैरियर को वो देखे जा रहे थे और उस पे अटैक करते हैं। और तभी यहाँ पर हम एंशिएंट गॉड के फिगर को देखते हैं जो कि पहली बार अपना मुंह खोलता है और यहाँ पर काफी भारी आवाज में इन्फिनिटी 9 पैलेस कहता है और भाई साहब इसके इम्पैक्ट के चलते यहाँ आसपास की जितनी भी चीजें थी उसमें हलचल होती है। और तभी वांगलिन यहाँ पे जो नजारा देख रहा था जैसे कि लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड्स हो, यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके अंदर से बहुत बड़े बड़े जो 9 पैलेस हैं वो बाहर आते हैं और ये हवा में फ्लोट करते हैं। लेकिन तभी वांगलिन देखता है कि ये तो जायंट से जैसे पत्थर से हैं। अब इन पैलेसेस से कुछ मिस्टीरियस एनर्जी निकलती है जो कि आपस में फ्यूज होने लगती है और यहाँ पे अगले ही पल सीधा हम देखते हैं कि ये जो पैलेसेस है ये पहले बढ़ते तो उस बैरियर की तरफ है, लेकिन अचानक से वांगलिन जैसे इनका ध्यान खींच लेता है और भाई साहब यहाँ पे ये लोग सीधा वांगलिन की तरफ चार्ज करते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जैसे ये इसके करीब आते हैं तो ये किसी शार्प ऑब्जेक्ट में बदल जाते हैं और अलग अलग एंगल से वांगलिन की बॉडी की तरफ ये अटैक करते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि डिमोनिक सेक्ट के जो ग्रैंड एल्डर थे वो सब भी दूर से ये नजारा देख रहे हैं, पर क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन सब में तो इनका ही डिवाइन सेंस इस हद तक पहुंच पाता है कि वांगलिन के साथ क्या हो रहा है ये सब कुछ देख पा रहे हैं। पर तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो रिट्रीब्यूशन वाले क्लाउड्स थे ना इनके तरफ से एक बहुत बड़ा सा व्हील भी बाहर आता है जो कि बेसिकली यहाँ पे आते साथ ही अपनी ऑरा को रिलीज कर रहा था और आते साथ ही यहाँ पे वो बाकी के जो ये 9 पैलेसेस थे इनको पावर प्रोवाइड कराता है और ये और तेजी से वांगलिन की बॉडी के अंदर से घुसने लगते हैं। वांगलिन यहाँ जानता है कि इसके पास ज्यादा वक्त नहीं है और तभी उसे याद आता है कि उसने इन रियलम के लॉर्ड के साथ एक डील बनाया था जो कि उसने तब बनाया था जब वो हेवन डिफाइंग बीट के अंदर था और जब वांगलिन होश में आया तो उसे कुछ भी रिकॉल करने का टाइम कहाँ मिला, वो तो सीधा निकल पड़ा था क्यान मी को बचाने के लिए। अब वांगलिन चिल्लाता है और यहाँ पे एक तेज आवाज के साथ कहता है कि मैं नहीं जानता कि आप अपने वादे पर कितना खरा उतरोगे, लेकिन जैसा कि मैंने डील किया था मैं हमारे डील के मुताबिक मैं आपको
एंड ऑफ द इनर रियलम में ले आया हूँ और जहाँ पर की वही फॉर्मेशन है जहाँ आपको जाना था, तो अब आपको भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। हम देखते हैं कि हेवन डिफाइंग बीट के अंदर से एक मिस्टीरियस सी हंसी की आवाज आती है और अगले ही पल हम देखते हैं कि वांग लिन के अंदर जो वो जेट था वो भी एक्टिवेट हो जाता है और ग्लो करते साथ ही ये ऐसे पलक झपकते ही वांग लिन के फोरहेड के जरिए से सीधा उसके सामने अपीयर होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे उस ग्रैंड एल्डर का डिवाइन सेंस जब यहाँ पे वांग लिन को ये कहते हुए सुनता है इनर रियलम के लॉर्ड, और साथ ही यहाँ पर ये कहते साथ ही उनकी उस जेट के ऊपर जब इसकी नजर पड़ती है ये कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है और वो कहने लगता है क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सच है? क्या मास्टर ने इसे चुना है? वरना हमारे सेक्ट मास्टर का ये जेट इसके पास कैसे आता? कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई में मास्टर ने इसे चुना है? इस दौरान हम यहाँ पर सबसे ज्यादा हलचल होता हुआ अगर कहीं देखते हैं तो वो था यहाँ पे घोस्ट सेक्ट, जहाँ पे एक फॉरबिडन लैंड के बिल्कुल डीप में हम यहाँ पर एक डेविल को देखते हैं, यानी कि एक एंशिएंट डेविल जो कि यहाँ पर उस जेट के ऑरा को दूर से ही फील कर लेता है और बहुत बुरी तरीके से ये कांप उठता है। इस दौरान हम देखते हैं कि हेवन डिफाइंग बीट के अंदर जो हमने यहाँ पे ग्रीन कलर का ट्री देखा था, अचानक से यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रीन कलर की जेट से एक रोशनी निकलती है और धीरे धीरे करके यहाँ पर वो उसी ट्री की ऑरा को, यानी कि जो लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियलम है उनके जो लॉर्ड है उनकी ऑरा को चारों ओर स्प्रेड करता है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ जो भी इस ऑरा को फील करता है ना, सभी लोग समझ चुके थे कि यहाँ पे इनर रियलम के जो असली लॉर्ड है वो वापस आ चुके हैं। इस दौरान जेड की पावर की मदद से यहाँ पर हम एक छोटे से ट्री को भी देख पाते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में था। अब तभी हम देखते हैं कि इनर रियलम के लॉर्ड की वॉइस चारों ओर फैलने लगती है और सबसे पहले वो यहाँ पर डिमोनिक सेक्ट के ये जो ग्रैंड एल्डर थे इनको ऑर्डर देते हैं और कहने लगते हैं अब वक्त आ चुका है कि पुराने साथियों को उनका वादा याद दिलाया जाए। यहाँ पे ये सुनते साथ ही ये बंदा तो और बुरी तरीके से कांप उठता है क्योंकि उसे पता है कि उसके मास्टर किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे लॉर्ड ऑफ द इनर रियलम कहने लगता है कि मुझे यकीन है कि विंड, रेन और लाइट ये तीनों स्टार सिस्टम भी इस बात के लिए ऑलरेडी अलर्ट हो चुके होंगे और अब वक्त आ चुका है कि मुझे इन्हें इनका वादा याद दिलाना पड़ेगा। और साथ ही यहाँ पर वो अपने कुछ पुराने दोस्तों के नाम लेता है जो कि बाकी के 3 स्टार सिस्टम में फैले हुए हैं, जिनमें से एक है मास्टर वॉर सेलेस्टियल, और कहने लगता है कि उसे सबसे पहले ढूंढो और फिर मास्टर साउथ और ऐसे ही मास्टर रेड सन, इन तीनों को पैगाम पहुंचा दो। और हाँ, मैं तुम्हें कमांड देता हूँ कि तुम जाकर पूरे के पूरे हमारा ये जो विंड सेलेस्टियल रियलम है इस तक मेरा मैसेज पहुंचा दो कि मैं चाहता हूँ कि ये सभी लोग बैटल के लिए प्रिपेयर हो जाए। इस दौरान वो उस डेविल का नाम लेते हुए कहने लगते हैं कि तुमने बहुत आराम कर लिया, मैंने तुम्हें मौका भी दिया ताकतवर बनने का और अब बारी है कि तुम यहाँ पर मेरे एहसानों का बदला चुकाओ। और भूलना मत कि जब आउटर रियलम से तुम्हें खदेड़ दिया गया था, तुम अपनी जान बचाकर पनाह मांगने मेरे पास आए थे, तो मैंने तुम्हें मेरी ये जगह दी थी। मेरे जाने के बाद तुमने घोस्ट सेक्ट पर बहुत ही अच्छे से राज किया है। उम्मीद करता हूँ तुम मेरी बात का ख्याल रखोगे और मुझे धोखा नहीं दोगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके तो पसीने आने लगते हैं कि तभी यहाँ पर डाओइस्ट वाटर बिना कुछ कहे पहले ही तब वहीं पे नतमस्तक हो जाता है, यानी कि जहाँ पर वो क्लोज डोर कल्टिवेशन कर रहा था और कहता है कि मास्टर मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, मैं आपका पूरा साथ दूंगा, प्लीज मुझे ये आखिरी मौका दे दो। जिस पे वो कहता है कि अगर तुम वाकई में विंड सेलेस्टियल रियलम के साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करते हो और आउटर रियलम के खिलाफ हमारा साथ देते हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें दर्दनाक मौत तो नहीं दूंगा, और अगर तुम बेहतरीन परफॉर्म करते हो तो मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूँ। तभी यहाँ पर जो इनर रियलम के लॉर्ड है इनकी नजर जाती है सीधा इन ये रिट्रीब्यूशन वाले क्लाउड्स पर और देखकर हंसते और कहने लगते हैं कि बच्चे ये तो बहुत ही कमजोर क्लाउड्स है, लेकिन हाँ ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है कि तुम जी रियलम की जो रिट्रीब्यूशन है उसकी पावर को ऑब्टेन कर पाओ। ये कहते साथ ही वो कम्प्लीटली वैनिश हो जाता है और इस जेट के चलते यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से जो बैरियर था ये भी बुरी तरीके से ट्रेम्बल करने लगता है। ऐसा लगता है कि जो डिफेंसिव एरिया था ये पहले से ज्यादा सॉलिड हो जाता है और जिसके चलते ये अंदर से थोड़ा ब्रेक भी होने लगता है क्योंकि सारी चीजों को ये जेट जैसे अपनी तरफ पुल कर रहा था। अब वांग लिन के दिमाग के अंदर इनर रियलम के लॉर्ड की सारी बातें गूंजने लगती है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है, तुम चाहो तो इसके जरिए से जी रियलम की पूरी ताकत और रिट्रीब्यूशन की ताकत को भी हासिल कर सकते हो। इस दौरान हम देखते हैं कि अचानक से ये जो व्हील था ये तेजी से स्पिन करते हुए डायग्राम का शेप लेने लगता है, जो कि 4 अलग अलग डायग्राम होते हैं और आपस में फ्यूज होकर ये 8 डायग्राम का रूप लेता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से जैसे ही इस जेट की जो ऑरा है जैसे जैसे डिम पड़ती है ये डायग्राम तेजी से वांग लिन की तरफ चार्ज करता है। वांग लिन जो कि जी रियलम की पावर को हासिल करना चाहता था वो भी खुद को अलाउ करता है कि उसकी बॉडी इस चीज को डिवोर कर ले, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर ये तो वांग लिन की बॉडी को ऐसे रेशे रेशे में तोड़ना शुरू कर देती है। वांग लिन को इंटेंस पेन होने लगता है, लेकिन वांग लिन जानता था कि इसके पास अब वक्त बहुत कम है और ये अपॉर्चुनिटी भी वंस इन अ लाइफ टाइम वाली है। साथ ही उसे ज्ञान मी को भी बचाना है, पर वांग लिन इस मौके को भी ऐसे ही जाने नहीं दे सकता और तो और जब तक इसको डिफीट नहीं करेंगे यहाँ से जा ही नहीं सकते। तो वांग लिन यहाँ आर पार की ताकत लगा देता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो पैलेसेस थे जो कि शार्प ऑब्जेक्ट की तरह इसकी बॉडी में ऐसे घुसने लगते हैं, ये भी अब अपना पैर पसारते हैं वांग लिन के बॉडी में और तेजी से ये चुभोने लगते हैं। वांग लिन एक तरफ से अपनी ऑरा का यूज करके इन्हें अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहा था तो दूसरी तरफ वो
वो जो डायग्राम थी उसे भी वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से ये डायग्राम श्रिंक होते साथ ही अपनी संख्या में दुगने हो जाते हैं और ऐसे ही करते करते अपनी ओरिजिनल नंबर से 8 गुना ज्यादा का फॉर्म ले लेते हैं। यानी कि अब वांग लिन के सामने हर तरफ से जो टोटल 64 डायग्राम थे ये सभी एक साथ टूट पड़ते हैं। वांग लिन यहाँ से चीखे मारते और जैसे तैसे इन्हें मैनेज कर रहा था, पर तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि क्लाउड्स के बीच से कुछ 7 कलर की लाइट्स ग्लो करती और साथ ही उनके पीछे 2 यहाँ पे रेड कलर की आइज थी जो कि वांग लिन को घूरे जा रही थी, वो भी अब और ज्यादा करीब आने लगती है। सो होमीज, हमारा आज का ये एपिसोड तो एंड होता है, लेकिन तुम सभी लोगों को बियॉन्ड द टाइम का बहुत ही ज्यादा इंतजार रहा था, क्योंकि हम ला चुके हैं और जिसका कि लिंक तुम्हें कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा और ये हमने अपने फेसबुक पेज पे अपलोड किया है। तो नॉवल देख लो तो एक बार जाके उसे चेकआउट जरूर कर लेना। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए तुम्हें ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा और इसीलिए मैं कोई लाइक एम भी नहीं रख रही हूँ क्योंकि ये कल आगे रहेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।